अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आप स्टूडेंट्स में ये चीज़ एक कॉमन पाई जाती है कि वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को एक टाइम में देख रहे होते हैं कि वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करते, और यही वजह है कि वो 3 साल गुजरने के बाद भी अपने रिज़ल्ट्स को ठीक नहीं कर पा रहे होते। अब आपने अगर गेन करना है 1 साल के अंदर, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप पहले ये आइडेंटिफाई करें या पहले इस चीज़ को देखें कि बेसिकली CSS में FPSC आपसे चाहता क्या है। आप लोगों के पास FPSC की रिपोर्ट्स पड़ी होंगी, नहीं है तो नेट से आपको मिल जाती हैं। FPSC आपसे डिमांड करता है कि आप इंग्लिश में स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स करके आएँ, और यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर रहे होते। अब जब पहला स्टेप वो मिस कर देते हैं स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स का, ऑटोमेटिकली जब वो उसको स्किप करके दूसरे स्टेप पे जाते हैं, तो दूसरे स्टेप में उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं होती जो उनकी होती है, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को सॉल्व करके आते हैं। इसी तरीके से जब वो थर्ड फेज़ में जाते हैं, यानी कि रिवीजन्स में, तो मे बी वो मटेरियल और कंटेंट तो रेडी कर लेते हैं, लेकिन जो पहला स्टेप था स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स, वो चूँकि नहीं की, तो रिवीजन्स का भी उस तरह से फ़ायदा नहीं होता पेपर में जिस तरह से उस शख्स को होता है जिसके स्ट्रक्चर्स में इशू नहीं है। और यही स्टूडेंट्स जब आगे इवन आप कह लें कि पेपर्स में अपीयर होते हैं और 12 के 12 पेपर स्टैम्प करते हैं, चाहे इनका नॉलेज बेस सेम हो जिस तरह किसी भी स्टूडेंट की हो अच्छे लाइक की, लेकिन अगर स्ट्रक्चर्स ठीक नहीं है इंग्लिश राइटिंग के, तो इनका एक्सप्रेशन वीक रह जाता है और हर पेपर में कोई 5-6 मार्क्स का फ़र्क पड़ता है, जो कि अल्टीमेटली आपको ये कह लें कि 50-60 नंबर पीछे लेके जाता है, धकेलता है। कहने का मतलब ये है कि आप फेजेस, जो फेज़ आपके ख्याल में पहली है या जो फेज़ पहली होनी चाहिए, वो है स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स आपके इंग्लिश के स्ट्रक्चर की। आपको अगर उस फेज़ में अच्छा परफॉर्म करना है तो आप बेसिक्स को पढ़ो, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। तो पहली फ़ेज़ आप ठीक तरह से करेंगे, उस पे अबूर हासिल करेंगे, तो आप सेकंड फेज़ में अच्छा परफॉर्म करें। सेकंड फेज़ में आप नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स मेकिंग में अगर आप क्वालिटी कंटेंट को कंसल्ट करेंगे, तो फिर सेकंड फेज़ का आपने हक अदा किया। अगर आप क्वालिटी कंटेंट नहीं पढ़ रहे और आप जो से है वो बुक्स पढ़ रहे हैं या वो नोट्स जो कि सब पढ़ रहे हैं, तो फिर आपकी सेकंड फेज़ भी गई। तो फर्स्ट फेज़ का मैंने आपको बताया, और उसके बाद सेकंड फेज़ में अगर आप ये काम कर रहे हैं कि आपने नोट्स मेकिंग में कोताही की, तो फिर ये सेकंड फेज़ आपको थर्ड और फोर्थ फेज़ में ज़रूर इम्पैक्ट लेके आएगी नेगेटिव। इसका मतलब है आपको हर फेज़ की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। पहली फेज़ की स्ट्रेटजी कि आप स्ट्रक्चरल इश्यूज़ और इंग्लिश को ठीक करेंगे। सेकंड फेज़ की स्ट्रेटजी की नोट्स मेकिंग में आपको कहाँ से नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, और उस पर टाइम कितना लगाना है। और जब नोट्स मेकिंग आप कर लेते हैं, तो फिर थर्ड फेज़ में कि आपने रिवीजन्स कैसे करनी है। अगर आपकी रिवीजन्स फ्लॉड है, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स कर जाते हैं क्योंकि वो नोट्स एक दफ़ा बनाते हैं, नोट्स मेकिंग चूँकि टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो वो दोबारा नोट्स नहीं बनाते, उन्हीं नोट्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं, टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो सेकंड फेज़ में की गलती थर्ड फेज़ में आपको इम्पैक्ट बुरी तरीके से लेके आएगी, ताकि आप रिवीजन्स नहीं कर पाएंगे ना फिर इस तरह। तो आप अगर रिवीजन्स नहीं कर पाएंगे ठीक तरह, तो अल्टीमेटली आप पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के अंदर कि आप इतनी ज़्यादा गाइडेंस होने के बाद भी आप अभी भी तैयारी को उस लेवल पे नहीं कर पा रहे जिस लेवल पे तैयारी होती है। उसकी रीज़न ये है कि जब आपने हर फेज़ को डिवाइड नहीं किया हुआ और आप क्लियर ही नहीं है फेज़ के बारे में, मतलब एक होती है ना क्लैरिटी कि मैंने करना क्या है इस फेज़ में, वो इन्फॉर्मेशन का इतना ज़्यादा आप कह लें फ्लो आ रहा है हर तरफ से कि आप उस हर तरफ से इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस लेने के चक्कर में आप खुद एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी बन गए हैं।
और आपको लगता है कि हर बंदा जो सा है जो आपको गाइड कर रहा है उससे भी बेहतर कोई गाइड करेगा, उससे भी बेहतर, तो वो जो एक मुसलसल एक क्वेस्ट है ना कि मैं और बेहतर गाइडेंस ले लूँ, और बेहतर ले लूँ, और बेहतर ले लूँ, उसमें आप उस बात को छोड़ देते हैं जो कि आपको सेट करना चाहिए। जब मैंने तैयारी की थी CSS की, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं 700 से अबव मार्क्स लेके रिटर्न क्वालिफाई किया। मैंने कभी भी कन्फ्यूजन वाला काम नहीं किया, कभी ऑप्शनल में कंपलसरी में कि मैं कितनी किताबें पढ़ लूँ, किस से गाइडेंस ले लूँ। एक डायरेक्शन सेट करते थे और उस डायरेक्शन के ऊपर जो सा है ना बस उस पर ही नज़र टिका लेते थे। पता ये था कि हमने पढ़ना कहाँ से है, मतलब कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये भी अच्छा। बुक्स के अंदर भी सिलेक्शन खुद होती थी, जाके देखते थे, फॉरेन ऑथर देख लेते थे और उसके अंदर से जो आउटलाइन कवर करती थी FPC की वो बुक लाते थे, उसको 2-3 बुक से पढ़ लेते थे, नोट्स तैयार करते थे, एक क्लैरिटी थी थॉट में। अब जब मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, तो मुझे उन स्टूडेंट्स के अंदर 6, 7, 8 तरफ से इन्फ्लुएंस नज़र आता है कि उनको घर वालों ने कुछ गाइड किया होता है, उनको किसी एक सब्जेक्ट के टीचर ने कुछ गाइड किया होता है, दूसरे टीचर ने कुछ गाइड किया होता है, और वो सबसे इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं। अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों होते हैं। नेगेटिव ये होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपने कौन सा पाथ फॉलो करना है। पॉजिटिव इसमें ये होता है कि आप अंदर से हर बंदे से जो प्लस पॉइंट्स हैं जो दूसरे नहीं पता वो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये बड़ी विजडम चाहिए आपको कि मैंने कौन सी चीज़ों को अपने माइंड में घुसने देना है, कौन सी चीज़ों को नहीं घुसने देना। तो किस चीज़ का फुकदान जा रहा है स्टूडेंट्स में, वो जा रहा है क्लैरिटी का। ये क्लियर ही नहीं है स्टूडेंट्स बहुत सारे। उससे रिज़ल्ट क्या होता है, आप जब 1 साल तैयारी करते हो उसका जब आपके सामने रिज़ल्ट नहीं आता तो आप डीमोटिवेट होते हैं। अच्छा, वो जो पहले साल कॉन्सिक्वेंस होता है कि आपका रिजल्ट नहीं आया, दूसरे साल उसका इम्पैक्ट किस तरह रहता है कि आपने पहले साल चूँकि सबकी सुनी होती है और आप परफॉर्म नहीं करते, सेकेंड ईयर आपको सब पे शक होना शुरू होता है कि मैंने सबकी सुनी थी, मैंने परफॉर्म नहीं किया। तो दूसरी अटैम्प्ट में आप ज़्यादा वीक हो जाते हैं और आप मज़ीद गाइडेंस सीख करते हैं कि पहले मैंने इन सब की सुन ली थी, अब मैं किसी और की सुनता हूँ। तो फिर आप सेकेंड में मज़ीद कन्फ्यूज़ होते हैं और सेकेंड में भी आप परफॉर्म नहीं करते। फिर आपको लगता है CSS बहुत मुश्किल है। हालांकि गलती आप ही कर रहे होते हो कि आपने जो फेजेज़ हैं आपके पहली फेज़ जिसमें आप जो से हैं वो मैंने ग्रामर की है, इंग्लिश की है, वो आप मुकम्मल स्किप करते हो। स्ट्रक्चर जब मैं स्टूडेंट के चेक करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार स्ट्रक्चर पे काम क्यों नहीं करते, इसलिए क्योंकि आपका फेथ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेथ इस बात पे, वो बिलीव ही नहीं करते कि स्ट्रक्चर्स भी तैयार करने हैं, इनका भी कोई फ़ायदा होता है। उनको होता है कि पेपर में आप 30 पेज लिखाएंगे ना तो आपको 70 मार्क्स वो दे देगा, क्योंकि हर पेज 2-3 नंबर भी दे, या इस तरह की आप कह लें थॉट या मेंटालिटी स्टूडेंट्स के अंदर भी होती है। तो आप अगर फेजेस को स्किप कर रहे हो और आप 10 मेंटोर्स रख रहे हो अपने और आप ये समझते हो कि आप क्लियर कर जाओगे, तो आप एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी बन के कभी क्लियर नहीं कर सकते। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि आपके पास सबसे पहले तो एक शख्स होना चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप जो से हैं वो डाउट में रहें और चलते जाए, नहीं। अब चलें उसका ही मैं आपको बताया तो कि आप किस तरह सेलेक्ट करें। आप उस शख्स से गाइडेंस लें जिसको आप जानते हैं, पर्सनली भी थोड़ा आप जानते हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि एक शख्स को आप पर्सनली जानते हैं और आप उसकी पर्सनैलिटी से वाकिफ़ हैं, तो आपका एक बिलीव बनता है। और उस शख्स ने, ज़ाहिरी बात है, उसका कोई एक्सपीरियंस भी इस फील्ड से हो, क्योंकि जिस शख्स ने सफ़र तय नहीं किया उसके लिए बड़ा हार्ड होगा आपको गाइड करना। आप अपनी फेजेस को डिफ़ाइन करें और फिर छोड़ दें सबको कि किसने क्या कहा। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, तो आप हर बंदे की स्ट्रेटजी फॉलो करके कामयाब नहीं होगे। अपनी फेजेस को डिफ़ाइन करें और अपनी फेजेस को इफ़ेक्टिवली जो सा लेके चलें, अपने आप पे बिलीव करें और एक शख्स के साथ चलें जो आपको गाइड कर रहा हो और जो आपको लेके चल रहा हो।
फिर आप जब अपनी डायमेंशन एक रखोगे और आप इधर उधर नहीं देखोगे, तब जाके आपके एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने माइंड को इस फ्रेम ऑफ माइंड में लेके आएँ कि आप एक डायमेंशन सेट करके फिर आप उस डायमेंशन को छोड़ें मत। बार बार जब आप एक डायमेंशन छोड़ते हैं, चाहे वो नोट्स मेकिंग की है, चाहे वो रिवीजन की है, चाहे वो मॉक टेस्ट की है, चाहे वो इंटरव्यू प्रिपरेशन की है, तो आप अल्टीमेटली जो से हैं कहीं के नहीं सेट होते। आप एक डायमेंशन में जाते हैं एक रास्ते पे, फिर उसे छोड़ के दूसरे पे जाते हैं, फिर तीसरे पे जाते हैं, अल्टीमेटली आप किसी पॉइंट में नहीं पहुँचते। आप जहाँ स्टार्ट करते हैं वहीं पे खड़े होते हैं। क्लैरिटी लाएं अपने अंदर, कुछ बिलीव भी करें कि आप कर जाएंगे, कुछ आपको ये बिलीव होना चाहिए कि एट द एंड आप अगर मेहनत करेंगे तो मिल ही जाता है कुछ, और इसके लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। और सही शख्स आपको मिल जाता है जब आप थोड़ा सारा कुछ सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ आप उस शख्स को देखते हैं, अपने मेंटोर को देखते हैं, उसके इर्द गिर्द, और अपने आप को जब आप जज करते हैं कि मेरी गलतियाँ क्या हैं, तो आप समझ जाते हैं चीज़ों को। तो इसलिए रिजल्ट्स नहीं आते कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं और उनको किसी चीज़ पे एक आप कह लेना उस तरह से एतबार नहीं बन रहा कि किस डायमेंशन को फाइनली हमने चूज़ करना है, और इसलिए वो मैक्सिमम गाइडेंस ले रहे हैं, और मैक्सिमम गाइडेंस में वो अपनी पर्सनैलिटी को कंफ्यूज पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट बड़ा ज़रूरी है, और फिर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट के बाद एक रूटीन बड़ी ज़रूरी है। फिर आपने इधर उधर नहीं देखना, और फिर उसको फोकस बड़ा ज़रूरी है थ्रू आउट द ईयर। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और ये अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट होगा। आखिरी चीज़ ये कि CSS में आप फर्स्ट टाइम में भी पास कर जाते हैं, बाद का थर्ड में करते हैं, तो आपको ये भी ज़हन में होना चाहिए कि फेलियर एक पार्ट है लाइफ का, और आपने इसको फाइट करना है। आप फाइट नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपकी या कोई फाइट नहीं करेगा। ये बस समझ रहे हैं, आपने फाइट करना है, आपने ही फेलियर को बीट करना है। तो एक बंदे के अंदर विल पावर भी होनी चाहिए तैयारी के साथ। उम्मीद करता हूँ आज से आप थोड़ा क्लैरिटी ऑफ माइंड से पढ़ेंगे और आप देखिए कि उसके रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे। थैंक यू।